Okay, so this is what we have already done. So I will only go through it quickly. Okay. Do you remember the concept of discount, premium and par? याद है? par हम लोग क्या कहते थे कि bond par value कितनी? Face Face value which is equal to 1000. Okay. This is par. So when we talk about par, so par value equals face value or maturity value, and when the bond is issued for a price which is below, that would be discount, and when it is above it would be premium. ये भी clear हो गया? अब आगे जाएं। अब इस डिस्काउंट, पार और प्रीमियम को समझते हैं कीपिंग इन माइंड टू थिंग्स। कौन कौन सा? वैल्यूएशन करते हुए हमने कहा था दो चीजें होती हैं, वैल्यूएशन इक्वल्स, पे अटेंशन, दो चीजें, एक है कूपन रेट और एक है नीचे वो जो केडी डिस्काउंट। बॉन्ड की वैल्यूएशन में दो चीजें होती हैं, एक कूपन रेट, एक डिस्काउंट रेट। इन दो को देखते हुए देखते हैं कि पार क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ना कि पार वो होता है जब 1000 रुपए की इशू, विच मींस जो उसका फेस वैल्यू है वही उसका पार वैल्यू है, और जब आप जिस रेट पे बेचें, ठीक है, वो जिस रेट पे इशू करें वो उसके पार से ज्यादा होगी तो प्रीमियम, वो ज्यादा पैसे आपसे मांग रहा है, इंस्टीट्यूशन आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। आईएमएस अगर बॉन्ड इशू करे और 1000 से 1 रुपए के ऊपर इशू करे तो वो एक्स्ट्रा आपसे ले रहे हैं 1 रुपए, ठीक। अगर वो इससे नीचे इशू करे तो डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। डिस्काउंट के बारे में हमने एक और बात की थी, अगर आपको याद हो, कि डिस्काउंट पे तब कब बॉन्ड्स इशू होते हैं जब बॉन्ड्स का वो नहीं होता, कूपन जीरो, याद है कि जब बॉन्ड्स का कूपन जीरो होता है तो वो डिस्काउंट पे इशू होता है। क्यों? ताकि लोग खरीदें, यानी वो आपको रिटर्न दे ना, वो आपको रिटर्न देगा। अगर वो बॉन्ड आपको कुछ पैसे रिटर्न में देगा तो आप खरीदेंगे ना, नहीं तो आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो वो आपको कुछ रिटर्न देगा तो आप उसको खरीदेंगे। वही सेम इधर कॉन्सेप्ट है कि आपका रिटर्न क्या है, और आपका रिटर्न हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आपका रिटर्न क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट। उस कॉर्नर में मैंने लिखा, यहां पे लिखा YTM which is also equal to KD। यही बात लिखी थी ना सर, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये KD this actually shows the investors required rate, ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट शो करता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शो करता है। ये भी क्लियर हो गया? ओके, अब देखते हैं जी डिस्काउंट क्या है। हमने कहा डिस्काउंट जब अपनी पार से कम वैल्यू इशू है, पार से कम वैल्यू इशू, यानी पार वैल्यू इज मोर देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सो पार वैल्यू इज मोर देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस इज डिनोटेड बाय P नॉट। सही है, ये बात भी क्लियर होगी? अच्छा, अब ये दोनों रेट्स में देखते हैं, दोनों रेट्स में क्या फर्क होगा। देखिए, ये वो रेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करता है, कूपन, जिस रेट पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कूपन देता है ना, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट देता है, सिंपल वर्ड्स, जिस रेट पे ऑर्गेनाइजेशन आपको कूपन देता है, दैट इज कॉल्ड एज कूपन रेट, दैट इज द कूपन रेट ना, ठीक है। आपको किस रेट पे रिटर्न चाहिए, वो क्या है, केडी है, सही है। इन्वेस्टर कौन सा रेट मांग रहा है वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रेट दे रहा है वो ये है। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है रेट और जो रेट आप कहते हैं मुझे रेट चाहिए, अगर वो दोनों बराबर हो तो फिर आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू दी पार। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर है क्लास? यस। when the coupon rate is equal to the required rate of return, then your price would be equal to the par value, तब वो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए। ये बात क्लियर हुई? ओके, अब आगे जाते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी पार वैल्यू है वो लेट से 1000 है, लेकिन वो उस पार वैल्यू से
ज्यादा इशू हो रहा है, यानी प्राइस उसकी ज्यादा है। सो द प्राइस इज मोर देन पार वैल्यू। ये भी क्लियर हो गया? ओके। जब अभी पार वैल्यू पे वो प्राइस उसकी ज्यादा है मार्केट में, किसी चीज की मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है तो वो क्यों ज्यादा पैसे मांग रहा है? वो इसलिए ज्यादा पैसे मांग रहा है कि वो आपको ज्यादा पैसे इन रिटर्न दे रहा होगा, जो कि आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। तो उस चीज को इक्वेट करने के लिए वो ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि आपका रिटर्न उधर से ज्यादा हो रहा है, आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, लेकिन वो कूपन रेट ज्यादा दे रहा है आपको। वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कूपन रेट ज्यादा दे रहा है। तो अगर वो कूपन रेट आपको ज्यादा दे रहा है तो फिर वो आपसे कहता है कि फिर ये बॉन्ड 1000 रुपए का नहीं दूंगा, महंगा दूंगा। क्यों महंगा दूंगा? क्योंकि मैं आपको ज्यादा रेट दे रहा हूं, मैं आपको कूपन ज्यादा दे रहा हूं। आपका काम तो कूपन के साथ है कि कितना कूपन आपको मिलता है, कितना वो बॉन्ड आपको कितने पैसे दे रहा है। अगर वो बॉन्ड आपको पैसे ज्यादा दे रहा है तो वो आपसे पैसे ज्यादा मांगेगा, सो द कूपन रेट exceeds the market required rate of return, and in that case your price of the bond will be more than the par value। ये बात भी क्लियर होगी? ओके, अब जाते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट हमने कहा था कि जब प्राइस कुछ हो और वो उसकी पार से कम हो, सो दैट मींस पार वैल्यू इज मोर देन द प्राइस, पार वैल्यू ज्यादा है प्राइस से। तो अगर एक चीज आपको सस्ते में मिल रही है, कोई पार वैल्यू जो है वो 1000 है, लेकिन आपको वो चीज मिल रही है 800 में या 900 में, ठीक है? तो अगर 800 या 900 में आपको चीज वो डिस्काउंट में मिल रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो पैसे आप चाहते हैं, जो मार्केट जो रेट दे रही है, मार्केट में जो रेट इन्वेस्टर मांगते हैं, वो रेट आपके जो कूपन का रेट है उससे ज्यादा है, वो आपके कूपन के रेट से ज्यादा है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि आपको कंपनसेट करने के लिए वो बॉन्ड को डिस्काउंट इशू कर देती है, ताकि आपको पैसे ज्यादा मिल जाए। लेट्स से एक बॉन्ड इशू होता है और वो बॉन्ड जो है वो आपको देता है 5% कूपन दे रहा है। आप जाके बैंक से पूछते हैं, बैंक आपको दे रहा है 8%, तो आप ये नहीं सोचते कि यार फिर फायदा क्या होगा, बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करूं, बैंक में क्यों ना पैसे रखूं, बैंक में रखूं 8% रिटर्न मिलेगा, बॉन्ड उसको दूं तो पता नहीं वो मुझे पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कैसी होगी या नहीं होगी, ठीक है? यही होता है ना नॉर्मल, दिस इज हाउ यू थिंक। तो फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए या आपका वो जो 2% का जो फर्क आ रहा है उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसको किस रेट पे इशू करेगी? 1000 रुपए से कम। So that's why they would issue for less than the par value, because the market required rate of return is more than the coupon rate. So in order to compensate, उसको बराबर करने के लिए वो अपने बॉन्ड को कम पे इशू कर देता है। ये इसका ऑपोजिट है। इस तरह है कि अगर बैंक आपको दे रहा है 5% या एक और कंपनी वो आपको दे रही है 8% रिटर्न, ठीक है, कूपन रेट, और मैं एक बॉन्ड इशू किया जो मैं आपको देता हूं 10% कूपन रेट। तो मैं अगर आपको 10% दे रहा हूं और मार्केट में सारे लोग जो है वो 8% पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैं आपको 10% दे रहा हूं, तो मैं अगर आपको 10% दे रहा हूं तो इसको इक्वेट करने के लिए मैं आपको वो बॉन्ड 1000 का नहीं दूंगा, 1000 से महंगा दूंगा, ताकि जो मेरे बॉन्ड से आप कूपन ज्यादा कमा रहे हैं वो यहां से बराबर हो जाए। कर दिया गया? ये सारी स्टोरी क्लियर? यस सर। सारी स्टोरी क्लियर? ओके। बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट रिलेशनशिप्स ओवर हियर। अभी आप लोगों को कुछ रिलेशनशिप्स पढ़ने, इनको गौर से देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब करता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ जाए और मैं आपको ये चीजें यहाँ पे लिख के बता सकूं कि हाउ डज इट वर्क। वैल्यूएशन हमने कहा किस बात पर डिपेंड करती है? कूपन रेट और केडी डिस्काउंट, ठीक है, केडी डिस्काउंट। सही है, ये बात क्लियर हो गई? जब ये ज्यादा होगा तो ये
इनवर्स रिलेशनशिप ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो रिलेशनशिप ये सबसे आसान रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप किस चीज के ऊपर है, ये उसकी प्राइस के ऊपर और मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। यहाँ पे क्या कहता है, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है देन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न राइज। जब भी इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विल राइज, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ज्यादा होता है तो जितने भी रेट्स होते हैं वो सब के सब वुड राइज। दिस इज वन थिंग व्हिच इज फॉर श्योर, ठीक है। हर किस्म का रेट जो है, इंटरेस्ट का रेट जो है वो ऊपर जाएगा जब आपका इंटरेस्ट रेट, जनरल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विल राइज। तो जब जनरल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी राइजेस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो फिर आप जो रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं वो भी आप ज्यादा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं यार इतना तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो कम से कम इन्फ्लेशन तो पूरा हो ना, और फिर उसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी मिले जो मेरा प्रॉफिट हो। तो इस वजह से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वुड राइज व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज। ये तो एक जनरल फिनोमेना है। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज देन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न राइज। लेकिन जब मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइज करता है तो बॉन्ड की प्राइस में क्या फर्क पड़ता है? फॉल। एंड बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल। डिस्काउंट बॉन्ड है अभी ये वही है, सेम टू सेम, वो भी राइज करेगा भाई। कूपन रेट अगर राइज करेगा, देखिए अभी तो कूपन रेट की मैंने बात नहीं की, अभी मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात की, व्हिच इज केडी। हमने क्या कहा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट, डिस्काउंट रेट, केडी, वाईटीएम, केई, केपी, ये सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर इनके नाम अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट, जनरल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी राइज, सो किसी भी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आल्सो राइज, व्हिच मींस मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइज, ठीक है। तो जब मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है तो ये रिलेशनशिप हमने देखा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशनशिप क्लियर है सबको? ये इनवर्स रिलेशनशिप सबको क्लियर है? थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी बात की थी, क्लियर है सबको? ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Assume that the required rate of return on a 15-year 10% coupon bond rises from 10 to 12%. 10% coupon पे bond, और इसका 10% इसका required rate of return था। अगर ये 10% से 12% पे जाएगा तो फिर क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। कैसे? देखें, जब ये 10 पे था, कूपन रेट कितना था? 10 कूपन रेट में था, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 था। इसका मतलब इस सिचुएशन में इस बॉन्ड की क्या सिचुएशन होनी चाहिए? ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए जिसमें ये भी 10 हो, ये भी 10 हो? ये वो पार। तो पार वाले बॉन्ड में क्या होता है? दोनों सेम। क्या दोनों सेम? वो तो सेम कर दिए मैंने, प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड पार वैल्यू सेम होती है, ठीक है। प्राइस ऑफ द बॉन्ड, पार वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ओके, अब यहां पर वो कह रहा है कि केडी प्राइस हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये 10 से कितना हो गया? 12 हो गया, ये 10 से 12 हो गया। जब ये 10 से 12 होता है तो हमने कहा कौन सी प्राइस चेंज होती है? पार वैल्यू कम होती है। पार वैल्यू तो कभी कभी, पार वैल्यू तो हमेशा 1000 रहती है, वो कमी होती है, प्राइस ऊपर ही। प्राइस ओके, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी देन पार। तो फिर एक किस्म का ये कौन सा बॉन्ड बन गया? डिस्काउंट। ठीक, ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लास क्लियर हो गया? ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। सो व्हेन, अच्छा इसको बाद में छोड़ दो, आगे चलते हैं। ये लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, the required rate of return on a 15-year 10% coupon paying bond has risen from 10 to 12%. ठीक है, 10 to 12% पे जाएगा तो क्या होगा? अब यहाँ देखिए 10 to 12% पे जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये बॉन्ड है लेट्स से 15 इयर्स का, 15 इयर्स की बॉन्ड की बात की थी ना, ये दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है 5 ईयर का, एक बॉन्ड है 15 इयर्स का।
हम लोग अभी उसने जो बात की यहाँ पे उसने 15 इयर्स की बात की, ठीक, ओके, 15 इयर्स की बात की। उसने क्या कहा कि केडी हैज रिजन फ्रॉम 10 टू 12%। इससे पहले कितना था? 10%, ठीक है, 10% था ना, 10%, 10 से चला गया 12 पे। इस ग्राफ पे देखिए, पहले इसकी प्राइस थी 1000, ठीक है, एक किस्म का पार बॉन्ड था। अब इसकी प्राइस चली गई 1000 से 800 पे, जैसे जब 900 पे चली, ठीक है, 900 पे चली गई, 700 पे चली गई, इसकी प्राइस कम हो गई। Therefore the bond price has fallen from 1000 to 800। सही है, क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन। When interest rates fall, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि इंटरेस्ट रेट राइज करता है, तो जब राइज करता है तो किस पे फर्क पड़ता है? केडी है, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे फर्क पड़ता है। मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी राइज करता है। अब इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया तो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? फॉल कर देगा। अगर मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉल करता है तो वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करेगा। सही है, क्लियर है? ओके, आगे चलें। Assume that the required rate of return on a 15-year 10% coupon paying bond falls from 10% to 8%. What happens to the bond price? Okay, 10% इससे पहले राइज किया था ना, अब pay attention class, it falls from 10 to 8%, यानी यहां से यहां पे चला गया, तो ये 1000 से 11 something पे चला गया, which has risen 11%। अच्छा, अब रियल लाइफ में आप लोग रियल लाइफ में से तो कह रहा हूं ना कि अब कोर्स से जरा बाहर निकल के देखना शुरू करें। थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए, अब कोर्स से बाहर निकल के देखेंगे तो कोर्स की समझ आएगी, नहीं तो कोर्स की समझ नहीं आएगी। आप समझेंगे कोर्स किताबें हैं और बस, कोर्स किताबें हैं लेकिन रूल्स क्या है, देखेंगे वो रूल्स किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं सिचुएशन के अंदर। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट्स कम 2%, ठीक है, 2%, वो जनरल इंटरेस्ट रेट। अब वो जनरल इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो हमने क्या कहा कि सारे रेट्स कम हो जाएंगे, तो उससे मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। डॉलर ठीक की है, प्राइस भी कम हुई। डॉलर की प्राइस का फिलहाल खैर हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन चलें वो फिर कभी इकोनॉमिक्स की कोई बात हो तो उसके साथ फिर उसको लिंक करके देखेंगे। हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ द बॉन्ड की, कि जब वो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए सो प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन द मार्केट वुड एक्चुअली राइज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हुए ना तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल राइज, तो जितने भी मार्केट में प्राइस होगी बॉन्ड की वो राइज करेगी। ठीक, आप लोग चेक कर सकते हैं प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन द मार्केट व्हाटएवर इज, बिकॉज़ दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइस। क्लियर है? सर जब ये कम होगी सर इंटरेस्ट, तो ये जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो सर ये कंपनी जो है ये कूपन रेट जो है वो तब्दील करेगी या वैसे? कूपन रेट नॉर्मली तब्दील नहीं होता, क्योंकि कूपन रेट तो स्टेटेड होता है ना उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ और उसके अंदर आप लोग कहते हैं कि ये बॉन्ड मैंने इशू किया अगले 5 सालों के लिए और आपको इसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक, फिर ये कंपनी जितने में भी इशू कर दे वो इशू कर देती है, उसको 1000 पे इशू करती है, 1100 पे, 1200 पे, 800 पे, 700 पे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो इसके मुताबिक इसको इशू कर दी। फिर आप अब जरूरी नहीं है ना कि आप हर वक्त उसको उस बॉन्ड को अपने पास रखे रहेंगे टिल मैच्योरिटी। ठीक है, वाईडीएम का कॉन्सेप्ट था कि यील्ड टिल मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी तक आपके पास होल्ड हो, लेकिन अदरवाइज वो बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, कोई बेचता है कोई खरीदता है, आप बॉन्ड बेच देंगे, नवीद खरीद लेगा, नवीद बेच देगा, हुसैन खरीद लेगा, अफनान खरीद लेगा, कोई बॉन्ड खरीद रहा है कोई बॉन्ड बेच रहा है, तो वो मार्केट की प्राइसेस आप देखते हैं ना, मार्केट की प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन दी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से क्या चीज उसको इफेक्ट कर रहा है? इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट इसको इफेक्ट करता है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट चेंज करता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब आपने देखा होगा कि जी वो जनरल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी कम हुआ, सो ऑटोमेटिकली सबके रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न भी कम हो गए, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो गया। ठीक है, जब जनरल इंटरेस्ट रेट हाई था
तो हर चीज तेजी से ऊपर जा रही थी, प्राइसेस एवरीथिंग। अभी ऐसा ऐसा सब कुछ कम रहा। सर अभी जब ये तरमीम हुई है और 2028 से ये इंटरेस्ट बढ़ा, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। तो उसका कोई पॉज स्टॉप नॉट स्टॉप कोई पॉज। फर्क पड़ेगा सर ये बॉन्ड बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ता है। So now we said that when interest rates fall, what will happen? The bond price will rise. ठीक है? और bond price कैसे rise करेगी हमने यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देख लिया। ये भी क्लियर हो गया? ठीक। So basically अब तक हमने एक ही रूल पढ़ा है, लेकिन उसका rise और fall दोनों पढ़ा है, और वो बड़ा सिंपल रूल था कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। रूल एक ही है। वाइस वर्सा साथ लिखेंगे तो दोनों याद हो जाएंगे। रूल ये है कि जब KD required rate of return, discount rate, जो भी नाम इधर लिखो, decreases, price increases and vice versa. Okay, आगे चलें। अब अगली बात जो वो कर रहा है, अब आपने अगर देखा हो तो वहां पे दो किस्म के ग्राफ्स बने हैं। एक 5 साल से एग्जैक्टली, एक 5 साल का, एक 15 साल का। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मैच्योरिटी का, लाइफ का, मैच्योरिटी का या लाइफ का, इयर्स का फर्क है। ओके, द लॉन्गर द बॉन्ड मैच्योरिटी, आगे ना मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी करो। द लॉन्गर द बॉन्ड मैच्योरिटी यानी जिसकी लाइफ ज्यादा, द ग्रेटर द चेंज इन बॉन्ड प्राइस। एक चीज 20 साल की है और एक चीज 5 साल की है, ठीक है? ओके, इन बॉन्ड प्राइस फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने ये थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब चेंज होगा तो उससे प्राइस चेंज होगी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। लेकिन अगर एक ऐसी चीज है जिसकी लाइफ बड़ी है और एक ऐसी चीज है जिसकी लाइफ छोटी है, एक मैच्योरिटी बड़ी है इंस्ट्रूमेंट की, एक इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी छोटी है, तो जिसकी मैच्योरिटी बड़ी है उसमें वो चेंज ज्यादा होगा। द लॉन्गर द बॉन्ड मैच्योरिटी, द ग्रेटर द चेंज इन बॉन्ड प्राइस, चेंज ज्यादा होगा प्राइस में फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में चेंज आता है। ये भी आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा, ज्यादा से समझ आ जाएगा। या इस रूल की समझ आ गई? इस रूल की समझ आई? रूल ये है अगर मैच्योरिटी ज्यादा है तो चेंज ज्यादा होगा, बस फिर आगे मैच्योरिटी ज्यादा चेंज ज्यादा होगा। ओके, assume that the required rate of return on both the 5 and 15 year 10% coupon bond falls from 10 to 8%। दोनों में एक ही जितना चेंज आ रहा है। चेंज कितना है? 10 to 8, 2%। तो होना क्या चाहिए कि जब अगर कूपन पेइंग बॉन्ड्स जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉल करता है तो प्राइस इंक्रीज होती है। लेकिन हमने कहा कि दोनों में एक जैसा इंक्रीज नहीं होगा। जिसका लाइफ ज्यादा हो उसमें इंक्रीज ज्यादा होता है। चेक कर लेते हैं, आ जाए। ये देखिए, ये ओके, पे अटेंशन क्लास पे अटेंशन प्लीज। देखिए 10 से 8 जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले इसको देखिए 15 इयर्स, हमने पहले 15 इयर्स को देखा था। 10 से जब 8 पे जा रहा है तो 10 से 8 इसमें चेंज कितना आया? इसमें चेंज आया 1000 से 1170 समथिंग था, ठीक है। इसका लाइफ ज्यादा। अब जाते हैं जिसकी लाइफ कम है, जिसकी लाइफ है 5 इयर्स, इसमें चेंज कितना आएगा? इसमें चेंज आएगा यहां इस जगह पे दोनों बराबर है, सो 10 से यहां तक which is 1090 something। हाँ 1100 हो गया सर, 1100 के आसपास। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिसकी लाइफ ज्यादा है उसमें ये चेंज ज्यादा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? The 5-year bond price has risen from 1000 to 1080, हमने 1100 का, ठीक है, for the 5-year bond। और जो 15-year bond है उसमें जो चेंज आया वो 1000 से 1150, हमने कहा इसने 11 से 71 लिख दिया, 17.1%, twice as fast, ठीक है, डबल उससे चेंज। सही है? क्लियर है क्लास? Yes, sir। ये रूल भी क्लियर हो गया? ये रूल भी क्लियर हो गया? ओके, अब कूपन रेट का क्या बीच में रोल है? How does coupon roll affect rate? Or coupon rate affect it? Okay, coupon rate आपको पता नहीं ये देखो, Yes sir। ठीक है? Okay, for a given change in the market required rate of return,
फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में कोई चेंज आता है, ठीक है, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विल चेंज बाय प्रोपोर्शनली मोर द लोअर द कूपन रेट। दोबारा देखिए, बेसिक रूल ये है कि जब केडी डिक्रीज हो तो प्राइस इंक्रीज होती है, केडी इंक्रीज हो तो प्राइस डिक्रीज होती है। फिर हमने बीच में एक चीज ऐड की, मैच्योरिटी को, और हमने ये कहा कि अगर मैच्योरिटी ज्यादा है तो ये जो चेंज है ये ज्यादा होगा। अब हम बीच में ऐड करते हैं कूपन, अब हम बीच में ऐड करते हैं कूपन को, और हम कहते हैं कि अगर ये जो द प्राइस ऑफ बॉन्ड विल चेंज बाय प्रोपोर्शनली मोर द लोअर द कूपन रेट, जितना कूपन रेट कम है उतना प्रोपोर्शनल चेंज ज्यादा होगा। यानी एक लो कूपन बॉन्ड के लिए ये जो चेंज है वो ज्यादा होगा, और एक ज्यादा कूपन बॉन्ड के लिए ये चेंज कम। जी जी क्लास, पहले रूल को देखते हैं, फिर आगे लॉजिक को देख लिया, ओके, मतलब रूल तो समझ आ गई। ओके, आगे चलते हैं। Assume that the market required rate of return on two equally received 15-year bonds is 10%. ठीक है, आपका मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों का बराबर है 10%। द कूपन रेट, अब कूपन रेट को चेंज करते हैं। हमने कहा ना कूपन रेट जिसका ज्यादा हो उसमें प्रोपोर्शनली ज्यादा चेंज है। ओके, ज्यादा चेंज है प्रोपोर्शनली ज्यादा चेंज, कम चेंज। कूपन रेट ज्यादा है तो चेंज कम आएगा, जितना कम होगा उतना चेंज ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब इनवर्स। ठीक है, तो अब रूल आप ये याद रख लें, अब रूल ये याद रख लें क्लास, रूल ये याद रख लें, इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप इनवर्स। अगर मेच्योरिटी आ गया तो मेच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट हो जाएगा, और कूपन के साथ रिलेशनशिप इनवर्स। ठीक है, दोबारा, अगर मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में चेंज आएगा तो जो प्राइस में चेंज आएगा वो इनवर्स होगा। डन। फिर अगर किसी चीज की मैच्योरिटी ज्यादा या कम हुई तो ये इफेक्ट करेगा। किस तरह इफेक्ट करेगा? मैच्योरिटी की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी अगर मैच्योरिटी ज्यादा है तो चेंज ज्यादा है। ठीक, कूपन अगर ज्यादा है तो ये चेंज कम होगा, इनवर्स। अब समझ आ गई? ठीक है, तीन चीज आपने सीखी। ओके, बॉन्ड्स इज 10% एंड बॉन्ड एल इज 8%। अब दोनों का कूपन रेट में फर्क है, एक का 10% है, एक का 8%। What is the rate of change in each of the bond prices if market required rates fall to 8%? अब अगर मार्केट का रेट 10 से 8 पे चला जाए और बॉन्ड्स मेरे पास दो हैं, बॉन्ड्स दो हैं, 10 से अगर मैं 8 पे चला जाऊं मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, ठीक, 10 से 8 पे चला जाऊं तो मेरे पास दो किस्म के बॉन्ड है। एक बॉन्ड जो है उसका कूपन आ रहा है मेरे पास 10% और एक का कूपन मेरे पास आ रहा है 8%। तो जिसका 8% है उसमें जो चेंज आएगा वो ज्यादा। ठीक, देखते हैं कैसे आएगा। Okay, the price of bonds H and L prior to the change in the market required rate of return is 1000 and 848 respectively. इसमें आपके पास जो प्राइस है वो 1000 और 848 है, ठीक है, 1000 and 848। फिर the price for bond H will rise from 1000 to 1171। ये राइज करती है 1000 से 1171, और जो बॉन्ड L है will rise from 848 to 1000। तो यहां पर जिसका जो बॉन्ड L है, जो बॉन्ड L है उसमें राइज ज्यादा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो भी कर देते हैं, अगर नहीं कैलकुलेशन नहीं करते तो ये आपसे झूठ तो फुल हुआ। अगर आप तसल्ली से कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन और टू टॉपिक्स एंड देन सर ये तो दो क्लासेस हो गई आज 10:30 से 12:30। देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। रूल्स याद हो गए? ठीक है, अब इस रूल्स के ऊपर मैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा वो इसी तरह एमसीक्यू के फॉर्म में पूछूंगा। मैं आपको सिनेरियो दूंगा कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसमें ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो क्या होगा।
ठीक है, और फिर नीचे आंसर्स होंगे, या तो मैं खाली एक लाइन दे दूंगा उसमें आपने लिखना होगा ये क्या होगा, ठीक, और या मैं आपको कैलकुलेशन उसमें नहीं होगी, उसमें आपने रूल को अप्लाई करके बताना होगा कि राइज मोर राइज लेस इस तरह से, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर तो वो पूरा क्वेश्चन हो गया ना, फिर तो पूरी कैलकुलेशन क्वेश्चन है। कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन के बाद आपको मुझे बताना है कि वो किसका चेंज ज्यादा है किसका चेंज कम है, सही है, कर लेंगे एग्जाम इंशाल्लाह। यस सर। ओके, अब बाय द वे हम अपनी अगली 2 क्लासें हैं चूंकि हम कोर्स आज कंप्लीट कर लेंगे, सो अगली 2 क्लासें में हम क्विज़ेस कर सकते हैं, ठीक, क्विज करेंगे, उसको बैठ के डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या है, फिर नेक्स्ट क्विज डिस्कशन, फिर नेक्स्ट क्विज डिस्कशन, वी हैव टोटल ऑफ 4 क्विज़ेस, तो अगर एक क्लास में 2 भी करें तो वी आर गुड। सर प्रेजेंटेशन भी है, वो तो आपका आइडिया है मेरा, वो तो 10 नवंबर तक कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी आगे चलिए, डिटरमिन द यील्ड फॉर प्रेफर्ड स्टॉक विद एन इनफिनिट लाइफ। प्रेफर्ड स्टॉक का आपके पास वैल्यूएशन किस तरह करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन v इक्वल्स प्रेफर्ड स्टॉक, थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था, प्रेफर्ड स्टॉक में आपको क्या चीज आती है, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो को क्या बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक में, डिविडेंड बोलते हैं, जो आपको इनफ्लो आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, और डिविडेंड को आप डिस्काउंट किस तरह करते हैं, सर के P, ठीक है, दिस इज द सेम एज परपेचुअल बॉन्ड जिसमें I डिवाइड बाय D, KD, this is the same as perpetuity which was R divided by R divided by I, सही है, ओके। अब अगर इसमें आपको ये गिवन ना हो, अगर आपको ये गिवन ना हो तो सिंपली आपने क्या करना है, v को इधर ला के हाँ v को देना है, बस सिंपल, सो KP would be equal to dividend into V नो सर डिवाइड बाय divided by V, अच्छा ये नहीं divided by V, dividend divided by V, बस, यस ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय के भी कर देंगे, यहाँ पे v के भी आ जाएगा, उसको डिवाइड बाय v कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय, सही है, डन, आसान, ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस वन। Assume that the annual dividend on each share of preferred stock is 10, each share of preferred stock is currently trading at 100, what is the yield on preferred stock? G, yield on preferred stock की yield किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, जी क्लास कैसे करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक की 10 डिवाइडेड बाय 100 के भी 10 डिवाइड बाय 100, यही करेंगे जी, हमारा क्यों हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है सर, सही है, कैसे सही है, सही ये 10% आ जाएगा, 10% इससे ओके, इससे 10% आ जाएगा, व्हिच इज द आंसर, दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइड बाय v, वैल्यूएशन यहाँ पे है तो प्राइस कर देंगे, सो डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस, डिविडेंड 10 था और प्राइस 100 थी, सो 10 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 0.1, मल्टीप्लाई बाय 10 करके परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे, व्हिच इज 10%, सही है, आसान। सर हम अगर हमारे पास किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, मतलब उस स्टॉक्स में बाइंग ज्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस बढ़ जाता है, तो सर उससे हमारा डिविडेंड पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डिविडेंड पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या क्लास, क्या शेयर प्राइस ऊपर जाने शेयर प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से डिविडेंड पे असर पड़ता है, शेयर प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से, डिविडेंड हमने पढ़ा था, डिविडेंड पॉलिसी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो हमने डिविडेंड पढ़ा, हमने क्या कहा, डिविडेंड किस कहां से आता है, ये नेट इनकम से आता है, अर्निंग से आता है, तो क्या शेयर प्राइस के ऊपर या नीचे होने से कंपनी की अर्निंग पे फर्क पड़ता है या नेट इनकम पे फर्क पड़ता है, ये सब कुछ ना कुछ तो पड़ेगा प्रॉफिट को शेयर सर, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेगा, पैसे किसके पास आएंगे, तो कंपनी के पास आएंगे, कंपनी के पास आएंगे, क्लास अगर पीएसओ के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो पीएसओ कंपनी को कौन से पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं, ये इन्वेस्टर ये कौन खरीद रहा बेच रहा है शेयर, पब्लिक पब्लिक, तो इसमें पीएसओ को कहां से मिलेगा, हाँ अगर पीएसओ के किसी एम्प्लॉय ने वो शेयर खरीदा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनी के पास तो नहीं जाएगा, पीएसओ के किसी डायरेक्टर के पास शेयर है तो उसको मिल जाएंगे पैसे, लेकिन कंपनी के पास तो नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, आगे चलिए। Assume the constant growth model is appropriate, determine the yield on the common stock, कॉमन स्टॉक पे क्या yield होता है, और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं constant growth model, constant growth model क्या कहता है, constant growth,
एक ही रेट से इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यूएशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं? वैल्यूएशन इक्वल्स सर पहले D1 फाइंड करते हैं, पहले D1 फाइंड आउट करते हैं, फिर क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय KE E माइनस G, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ रेट था, अगर ग्रोथ रेट ना होता और ये ग्रोथ ना करती, ठीक है, हम लोगों ने कहा था नो ग्रोथ मॉडल, तो उसमें फिर ये जीना ये इस तरह होता है। अब ग्रोथ आ रहा है तो ये ठीक है, ओके। अगर ये केस है और आपने ये फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, किस तरह रीअरेंज करेंगे? करें के ई को KE मान मान जाएंगे के को या के माइनस जी को पूरे सब फैक्टर को पूरे फैक्टर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? के ई माइनस जी इज इक्वल टू इनटू v इक्वल्स d1 v को उठाकर v v को यहां से उठाकर नीचे यहां पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा के ई माइनस जी इक्वल्स d1 डिवाइड बाय v। अब ये माइनस जी को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस g। तो ये बन जाएगा के ई इक्वल्स d1 डिवाइड बाय v, ये प्लस g, ये बन गया प्लस। सिंपल आसान। सिर्फ एक जगह पे इंटरपोलेशन इस्तेमाल होती है जो था नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, अदरवाइज सब में आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है? करें इस पे क्वेश्चन? यस सर Okay, let's do a question. Assume that the expected dividend D1 on each share of common stock is 3. Each share of common stock is currently trading at 30 and has an expected growth rate of 5%. What is the yield on common stock? G. 3 divided by 30 3 divided by 30 divided by V which is 30. और प्लस इसको यूं कर देंगे, पहले इसको सॉल्व करना है। यस सर फिर प्लस 5% which is 5% growth. ठीक. 3 divided by 30 equals 1 by 10. 1 by 10 आ जाएगा ना? Yes. 1 by 10 equals 0.1 plus 5% equals 5% क्या होता है? 0.105 105 0.15 हो जाएगा 0.105 0.115 05 0.155 आएगा 115 आएगा 05 05 सर 0.0 ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 10.5 आ जाएगा 0.1 ये समझ लेंगे सर, अगर हम खुद भी करेंगे सर, इन दोनों को प्लस करेंगे तब ये 0.15 आएगा 0.10 प्लस 0.05 पहले ठीक किया गया आपने। मैंने ठीक किया यस सर ठीक है 0.55 सही है सर तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 50%। सही है क्लास? ये भी आसान था। ओके